हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड पैरामीटर्स में दो टर्म कर लिए थे। पहला टर्म था हमारा बॉन्ड लेंथ, सेकंड था बॉन्ड एंगल। आज हम बात करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी की। ठीक है, तो आप अगर पूरे चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तीनों चैप्टर्स करा दिए हैं। आप चाहें तो चेक करते सकते हैं। और ट्वेल्थ के भी फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो गया। थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे से किया जा रहा है, तो आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है कि एनर्जी जो रिक्वायर होगी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी जो रिक्वायर होगी एक मोल एटम को ब्रेक करने में, एक मोल मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बना है उनको ब्रेक करने में। ठीक है, बेसिकली बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? एनर्जी की जो ज़रूरत है जिससे हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे गैसियस मॉलिक्यूल्स का, वो गैसियस मॉलिक्यूल जो 1 मोल अमाउंट में है। ठीक है, कि अगर हम बात करें कि H2 है हमारे पास और इसको अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो जो बॉन्ड एनर्जी हमको मिले, बॉन्ड एंथैल्पी हमको मिलेगी या इसको ब्रेक करने में जो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी वही है बॉन्ड एंथैल्पी। O2 की बात करेंगे तो O2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ हमको ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। पहले हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, फिर हमको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। यही अगर हम बात N2 की करें तो N2 में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, और ये तो ब्रेक करना नामुमकिन है, और अगर ब्रेक भी करना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसको कभी कभी इनर्ट नेचर भी बोल देते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इन दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब अगर हम HCl की बात करें तो ये भी, यहाँ पे भी क्या होगा? एनर्जी ब्रेक करने में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सब जगह यही क्राइटेरिया लगाएंगे। अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक से ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक करने हैं, ठीक है, जैसे H2O मॉलिक्यूल है, H2O का वेपर के फॉर्म में मॉलिक्यूल है। जब H2O का वेपर के फॉर्म में मॉलिक्यूल है तो अगर H2O ही ले लेते हैं, ठीक है, तो H2O में क्या करते हैं कि अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कुछ अलग एनर्जी मिल रही होगी, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे होंगे तो कुछ अलग एनर्जी मिल रही होगी। तो अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होंगे जैसे NH3 है, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो इसमें कुछ अलग एनर्जी होगी, इसमें कुछ अलग एनर्जी, इसमें कुछ अलग एनर्जी। तो जब ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ले ली जाएगी। तो जितनी बॉन्ड एनर्जी 1 2 3 जितने भी बॉन्ड ब्रेक करने में लगी है उनका एवरेज कर लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to break bonds between two atom। ठीक है, मतलब एक तरह की एनर्जी है जो बॉन्ड ब्रेक करेगी, ब्रेक बॉन्ड्स, यहाँ पे 1 मोल लिखना था, ब्रेक बॉन्ड्स, किसके बॉन्ड्स? ब्रेक बॉन्ड्स, ब्रेक, यहाँ लिख देते हैं ब्रेक 1 मोल bonds of a molecule। ठीक है,
या फिर मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट, तो कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी अमाउंट 1 मोल होगी, उनके बीच का बॉन्ड, मतलब ये जो अगर हमने H2 लिया है तो H2 में हमारे पास 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स H2 के प्रेजेंट हैं। इन सब के बीच के बॉन्ड के ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी वो क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो सबके लिख देते हैं कितनी कितनी क्या है। तो H2 किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, हमने ब्रेक किया, ये भी गैस का एटम है और ये भी गैस का एटम है, तो यहाँ एनर्जी कितनी लगेगी, अबाउट 435.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये क्या है, एंथैल्पी है हमारी। H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H से ही करते हैं एंथैल्पी। ठीक है, अगर हम बात करें ऐसे ही किसकी, O2 मॉलिक्यूल की, O2 तो यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ऑलमोस्ट 498 किलो जूल, 498 किलो जूल पर मोल। तो आप देख सकते हैं पूरा साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हुई है, मतलब डबल बॉन्ड है तो हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यही कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एंथैल्पी का, और इसी रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी या मीन एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी भी देखी जाती है जब क्या होगा, हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा जिसपे एक से ज़्यादा बॉन्ड होंगे। जैसे हमारे पास H2O है, गैसियस फॉर्म में है, तो अगर हम पहला OH बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, हमारे पास H प्लस OH बना, पहला हमने H रिमूव किया, OH माइनस नहीं, गैसियस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हमको ऑलमोस्ट जो हमारी एंथैल्पी होगी वो 500 कुछ होगी। ठीक है, कितना होगी, 502 किलो जूल, टू 502 किलो जूल पर मोल। ये मीन या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। ठीक है, फिर हम दोबारा जो हमारा OH है ना, इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक करेंगे। पहले हमने H2O था हमारा, सबको स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, H2O में ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो ये वाला H अलग हो गया और ये OH बचा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला अलग हो गया है तो अब हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम गैसियस फॉर्म में जो OH बचा है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास H होगा गैसियस फॉर्म में, O होगा गैसियस फॉर्म में, तो कुछ कम एनर्जी हमको देनी पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू जहाँ जितनी एनर्जी यहाँ देनी पड़ी थी। तो 427 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो जब हम इसकी एवरेज एनर्जी निकालेंगे या इसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकालेंगे तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, एवरेज कर रहे होंगे, तो दोनों को ऐड करके तो उसको कहेंगे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो 500 प्लस 502 प्लस 427/2 कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी। तो ये था बॉन्ड एंथैल्पी जो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए होगी, और ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ हमको ये देखने को मिल रहा है जब एक बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, जब एक बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है तो कुछ चेंजेस हुए हैं, तभी वहां पे हमको कम एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, लास्ट तक दिख रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि जब एक H को रिमूव किया है तो पहले तो ये बहुत ही स्टेबल कंडीशन है H2O की। ठीक है,
अब स्टेबल कंडीशन को ब्रेक करने में हमेशा क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और फिर जब यहाँ पे OH माइनस आ गया तो O क्या होगा, अनस्टेबल स्टेट में हो गया और O के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है O। और तो O के पास जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो H निकल जाएगा और O के पास दो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो H O जो है हमारा वो स्टेबल बन सकता है इजीली इसको रिमूव करके, ठीक है। तो यहाँ पे कम एनर्जी लगी। तो कुछ एनवायरनमेंट चेंज हुआ होगा, एनर्जी OH बॉन्ड डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। OH अब डिफरेंट मॉलिक्यूल की तरफ वर्क कर रहा है, यहाँ पे H2O डिफरेंट मॉलिक्यूल की तरफ वर्क कर रहा और ये OH डिफरेंट मॉलिक्यूल की तरफ वर्क कर रहा है। तो कुछ एनवायरनमेंट चेंज हुआ इसलिए एनर्जी भी चेंज हो गई। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। खूब सा नोट हो गया होगा। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर है पैरामीटर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, अगर लुईस के अकॉर्डिंग देखें तो लुईस के अकॉर्डिंग ही गिवन है, तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे इन मॉलिक्यूल वही होगा क्या, बॉन्ड ऑर्डर। मतलब कहने का कि जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे कहाँ, हमारे मॉलिक्यूल के पास, कौन सा मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, जितना उनके बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, वही क्या होगा, उनका ऑर्डर होगा, ठीक है। अगर H2 जब बनाते हैं तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। O2 अगर बॉन्ड बना रहे हैं, O अगर बॉन्ड बना रहा है, O2 गैस बन रही है, तो उनके बीच में बॉन्ड, दो O एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, 2। N3 की बात करें, N3 का तो हाईएस्ट होता है 900 किलो जूल पर मोल के अपर चला जाता है, क्योंकि ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी है बॉन्ड एंथैल्पी। और जैसे बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज कर जाएगी और बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट लिखेंगे हम लोग। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, अकॉर्डिंग टू लुईस, अकॉर्डिंग टू लुईस, जब उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करी थी तब बताया था, तो उन्होंने डिस्क्राइब करा था बॉन्ड ऑर्डर इज, बॉन्ड ऑर्डर इज the number of bonds between two atoms, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल। कहाँ होगा, मॉलिक्यूल में। किसी भी मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड हैं वो उन एटम के, वो उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है कि हमको कितनी एनर्जी देने पड़ेगी ब्रेक करने में। तो N2 ऐसा है, पहले हम सारी के लिख लेते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीक है। एक मिनट,
तो जो हमारा H2 मॉलिक्यूल है, तो अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल है H2, तो यहाँ पे होगा 1 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। O2 की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2, क्योंकि इनके बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हैं। N2, इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि इनके बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं। और CO जो है, CO के बीच में भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। लेकिन जो हमारा N2 है, इसके पास ये सबसे ज़्यादा क्या, डायटोनिक मॉलिक्यूल में ये ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो जिसका जो एंथैल्पी होगी, बॉन्ड एंथैल्पी होगी, वो बहुत हाई होगी, अबाउट 946 किलो जूल पर मोल होगी, ठीक है। तो इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ स्टार करके लिख सकते हैं, N2 has bond order equal to 3 and has highest bond enthalpy among डायटोमिक मॉलिक्यूल, जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं उसमें। दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 946 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी देंगे तब हम N2 के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर पाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट इनर्ट ही हो गया, ठीक है। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं या कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करी होगी पहले भी, अगर नहीं करी है तो आप समझ ले। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने का मतलब कि दो मॉलिक्यूल हैं, उनका अगर हो सकता है उनके एटॉमिक नंबर में चेंजेस देखने को मिले, लेकिन उनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों मॉलिक्यूल के, वो सेम होंगे, ठीक है। अभी देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, लेकिन उसमें हम लोगों को इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती जितनी हमको N2 में देनी पड़ती है। हो गया, इसको रब करते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक molecule and ion can have same या similar molecular order, same bond order। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है या आयन है, उनके बीच में क्या हो सकता है, उनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर सेम हो सकता है, हैव सेम और आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारा F2 and O2 माइनस, F2 and O2 माइनस। देखिए, ये सारे टर्म्स अभी जब थ्योरीज आएंगी इसकी, अभी तो टर्म्स लिखवाए जा रहे हैं कि बॉन्ड के लिए क्या क्या ज़रूरी है, बॉन्ड में क्या क्या होना चाहिए, किस किस रिस्पेक्ट में हम बॉन्ड को देखते हैं। तो
अभी जो है हम जो बात कर रहे हैं वो अभी जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी या एमओटी कराएंगे तो वहाँ पे बहुत समझने ये सारे टर्म्स वहाँ यूज़ होंगे कि हाँ ये यहाँ पे ये इसकी वैल्यू देखी गई है, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखी गई, तो सारे टर्म वहाँ मिलेंगे दोबारा से। तो कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं कि ये ऐसे कैसे कर दिया, ये क्या कर दिया। तो यहाँ पे तब समझ में आएगा कि बॉन्ड और रिंग का सेम कैसे है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इनके बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9 होते हैं। तो यहाँ कितने हो गए, 18, और यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 16 + 2 ये भी हो गए 18। तो ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इनके बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, इनके बीच में इनका बॉन्ड ऑर्डर भी लिख लेते हैं यहाँ पे। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। सेकेंड जो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे वो है CO और एंड NO प्लस, CO एंड NO प्लस। तो दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और साथ में इसमें N2 भी होगा, N2 कॉमा CO कॉमा NO प्लस, सबका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो N कितना है, N में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 7 + 8 - 1 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। तो एक जनरल पूरा जो हम लोगों ने समझा उसमें ये बन सकता है, कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ेगी, और बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बॉन्ड लेंथ घट रही होगी। बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हमारा बॉन्ड लेंथ 3 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो कि इनके बीच में बॉन्ड ज़्यादा बन गए हैं तो ये और पास पास हो गए, इनके बॉन्ड में, इनके बीच में एक एक बॉन्ड है, तो ये थोड़े से दूर दूर हैं विद रिस्पेक्ट टू ये वाले आइटम जिनका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग रेजोनेंस समझेंगे। तो नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस जो टर्म है इसका मतलब है कि जब हम किसी एक मॉलिक्यूल को एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं,
तब हम बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स लेते हैं या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स लेते हैं उस एक स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि सिमिलर एनर्जी के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें सेम होते हैं और वहाँ पे बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। हाइपोथेटिकल, इतना भी हाइपोथेटिकल नहीं है, लेकिन उसमें एनर्जी का खेल है। ठीक है, तो जब पहले दिया गया तो उन्होंने क्या किया कि मॉलिक्यूल को जब हम एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते तो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं और उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है और नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, उसको वहाँ पे रेजोनेंस एस्टेब्लिश हो रहा होगा। तो रेजोनेंस क्या है टर्म, रेजोनेंस क्या है, तो देयर आर मैनी कंपाउंड जिनका हम लोग एक स्ट्रक्चर में जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो लिख देते हैं representation of molecule, representation of structure of molecule is if representation of structure of molecule is not possible by one structure। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से देखो एनसीईआरटी लिखती है कि यहाँ पे कुछ लोग बोल देते हैं हाइपोथेटिकल है। ठीक है, लेकिन रियल में जब अगर पढ़ाया जाता है हायर लेवल में तो वहाँ बोला जाता है, क्लियरली बोला जाता है हाइपोथेटिकल है। मिसलीडिंग शब्द है ये रेजोनेंस, लेकिन बेसिकली जो इसका मेन क्या कह सकते हैं, इसका मेन जो कोर पॉइंट है वो यही है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, सबको पता है इलेक्ट्रॉन एटम के आसपास घूमते रहते हैं, और जब मॉलिक्यूल बनता है तो उस एनर्जी से, उस पूरे मॉलिक्यूल को कंबाइन करने की एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं सभी मॉलिक्यूल्स के पास, तब वहाँ रेजोनेंस स्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो पहले ये वाली तो लिख लेनी है, फिर ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस whenever a single Lewis structure, whenever a single Lewis structure, Lewis structure जो है वो नहीं बता पाता है। ठीक है, तो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल को सिंगल स्ट्रक्चर से नहीं बता पाता है, तो क्या करता है, एक्यूरेटली। There are number of structures तो वहां पे एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं with similar energy, with similar energy, सबकी सिमिलर एनर्जी होगी, पोजीशन होगी, सिमिलर एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई,
पोजीशन ऑफ, तो ये ऐसे एक तरह से लिख सकते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने भी हो उनके पास सिमिलर कैरेक्टर सिमिलर एनर्जी होगी। सेकंड, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई will be same. Third, bonding and non bonding, जो बॉन्डिंग होंगे इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर आर टेकन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, एक जैसे दिख रहे होंगे लेकिन कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड मॉलिक्यूल, ऑफ हाइब्रिड मॉलिक्यूल, इसको नोट करिए। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर बताते हैं। तो जैसे हमारे पास O3 मॉलिक्यूल है, कार्बोनेट मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नॉन रियल होंगे लेकिन होंगे, मतलब वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर जब हम कोई एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जो मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट जिसकी एनर्जी लो होगी, वही हम कंसिडर करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिड मॉलिक्यूल लिखा है। ठीक है, इसको रब करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे हम O3 मॉलिक्यूल देखेंगे, एग्जांपल हमारे पास O3 या ओजोन का मॉलिक्यूल देखेंगे तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है। हम्म, या फिर ऐसा होता है और या फिर ये जो बॉन्ड है ना, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जब यहाँ दो बॉन्ड बनने चाहिए, ओ के पास दो बॉन्ड बनने चाहिए, तीन बन गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज। यहाँ ओ पे दो बॉन्ड बनने चाहिए, तीन बन गए तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। अब क्या है, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव दो बार आ गया, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। ठीक है। या फिर नेगेटिव पॉजिटिव वहां नहीं दिखाते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो ये इसको हम तीन स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ही हम कार्बोनेट और कार्बोनेट मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या होता है, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, तो इसके भी स्ट्रक्चर्स दिखाए जा सकते हैं। ये हमारा C है, डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये O है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, CO नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O नेगेटिव, फिर से C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो ऐसे भी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है।
रेजोनेंस को रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं। तो रेजोनेंस क्या कर रहा है, बेसिकली स्टेबल कर रहा है एनर्जी को, ठीक है। और बॉन्ड जो बने हुए हैं, जो बॉन्ड बने हुए हैं बिटवीन द एटम्स, उन बॉन्ड्स को भी एवरेज शो कर रहा है, मतलब उनका भी एवरेज लेके दिखा रहा है कि हाँ यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, 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 या सब में पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। वैसे ही ये वाला बॉन्ड इधर भी, डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये क्या है, हमारे रेजोनेंस हैं कार्बोनेट और कार्बोनेट मॉलिक्यूल के और O3 मॉलिक्यूल के। तो अभी हम लोगों ने बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हैं, उसके अलग से स्टेबिलिटी पढ़ाई जाती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो वो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको लगता है कि और पढ़ना चाहिए या और कुछ समझना है, कुछ डाउट रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हमको। और जो क्लासेस हैं वो जब अगर आप लास्ट स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा चैप्टर कवर करेंगे तो आपको कोई वो ही नहीं रह जाएगी, मतलब कोई भी क्वेश्चन ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और सारे जो चैप्टर्स हो रहे हैं उनको कवर करते चलिएगा, बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर दिया है लास्ट संडे से, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी सारे अब फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद सेकेंड थर्ड जैसा भी है 11 12 दोनों के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।